गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया है। ठीक है, जिनमें हमने बताया था न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, ठीक है, सर्कुलेशन था, एक्सक्रीशन था और रिप्रोडक्शन था, जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बताया था। और मैंने उनसे आपको एक सवाल पूछा था कि ऐसे कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, उसका कोई आंसर नहीं आया है तो मैं बता देता हूं कि वो जितने भी इन जनरल हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं जो क्रॉस होते हैं बिटवीन टू स्पेसीज, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और इनके कुछ ऐसा नहीं है कि सारे नहीं करते हैं, पर इन जनरल मोस्ट ऑफ them नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें नाम ले सकते हैं आप, जैसे म्यूल का, जिसको आप बोलते हैं खच्चर, वो डंकी और हॉर्स का होता है क्रॉस। और जो वर्कर बीज होती हैं वो भी स्टेराइल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन बीज रिप्रोड्यूस करती हैं, उनके पास क्वीन होती है, क्वीन बी, वो एक फर्टाइल मेल के साथ करती है। बट जो वर्कर बीज होती है वो इनफर्टाइल होती हैं। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात जब करना शुरू करते हैं तो हमने जान लेते हैं पहले हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। तो इन द वेरी बिगिनिंग हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इनटेक या टेकिंग इन, ठीक है, अंदर लेना, इनटेक ऑफ द रॉ मटेरियल from outside the body, ठीक है, टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, बाहर के एनवायरमेंट से जब हम कुछ रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि हम उससे एनर्जी डिराइव कर सके। मैंने उस दिन बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जब बात कर लिया तो न्यूट्रिशन का हमें ये पता चला कि अब इनटेक ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू डिराइव एनर्जी। ठीक है, तो हम ये देखें कि न्यूट्रिशन को जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ जितनी भी है धरती पर, हम उसको बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो मेजोरिटी हम बांटते हैं किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, तो जो प्लांट्स लेकिन हम अगर न्यूट्रिशन के आधार पर बांटे तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, वो है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो उसके पहले हम इस पे आने के पहले, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप पे आने के पहले हम ये जान लेते हैं न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। न्यूट्रिशन की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हम लगातार काम करते हैं, लगातार हमारी बॉडी एडजस्ट करती रहती है इन्वायरमेंट के साथ में, लगातार इक्विलिब्रियम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट के साथ में। व्हेन वी फेल, जब हम फेल कर जाते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने में, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, उसी चीज से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी लगातार काम करती रहती है। ठीक है, इट कैन बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि आप कहो कि हम खेल रहे हैं तो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, हमें एनर्जी की जरूरत है। बट जब हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। वी रेस्पायर, आवर हार्ट बीट्स, ठीक है, we are continuously growing or repairing our tissues। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था। मेटाबॉलिज्म क्या था, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अ लिविंग बॉडी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करी थी हमने, तो मेंटेनेंस की बात की थी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात की थी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की बात की थी। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि लगातार हम मेंटेनेंस या ग्रोथ के प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत की है, क्योंकि हमें लगातार ग्रोथ और रिपेयर कर रहे होते हैं। ये अब आएगा कहां से, तो यहीं पे आता है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बारे में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं, न्यूट्रिशन अब हमने कह दिया दो है, एक है ऑटोट्रॉप्स और एक है हेटेरो। तो जैसे हमने बात की ऑटो की, तो ऑटो मतलब सेल्फ, जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने आप से फूड बना लेंगे वो है ऑटो। और जो हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, वो क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर? तो जो जैसे प्लांट्स है वो अपना एनर्जी खुद डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, खुद से। तो वो कैसे डिराइव करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एक जनरल सेंस देख लेते हैं हम। ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, इसको बाद में जो है हम पढ़ेंगे, उसको गलत साबित कर दिया गया था। हम इन जनरल सेंस ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने शुरुआत में जब उसका क्लासिफिकेशन किया था इन द वेरी अर्लियर डेज ऑफ केमिस्ट्री,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो थे जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते थे, इनऑर्गेनिक जो नहीं पाए जाते थे। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक फूड सोर्सेज से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ सोर्सेज से अपना रॉ मटेरियल निकालते हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, अपने एनर्जी को डिराइव करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इनको ब्रेक डाउन करने में इनको ये यूज करते हैं किसका, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट हेल्प करता है इनको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प किया, कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है, मतलब वो रिएक्शन को तेज भी कर सकते हैं और स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट है अगर ये बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे तो इनको बोलेंगे बायो कैटलिस्ट, या फिर दूसरी भाषा में इनको क्या कह सकते हैं, एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल बॉडी या लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और दे कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और वो करते क्या है, वो हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को या कॉम्प्लेक्स जो है सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे एनिमल जो है आसानी से अपना फूड मटेरियल को कंज्यूम कर पाएगा। तो और जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज है, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज में जैसे CO2 है, H2O है। ठीक है, जो प्लांट जो है CO2 निकालते हैं एयर से और H2O निकालते हैं रूट से। ठीक है, रूट मतलब सॉइल से निकालते हैं और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन करते हैं, इनको यहाँ पे लाइट रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, फिर वो लाइट रिएक्शन से अपना एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो स्टोर करनी होती है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉप के बारे में जनरल आइडिया हो गया। जनरल आइडिया में क्या होगा, हेटरोट्रॉप जो है वो डिफरेंट दूसरे पर, डिफरेंट एनिमल पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे, वो कौन है, वो ऑर्गेनिज्म हमारे ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स कौन है, प्लांट्स है या कुछ बैक्टीरिया है या फिर कुछ एल्गी है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनको मिलता है प्लांट से या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। और कैसे तोड़ते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो हेटरोट्रॉप्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे शेर जो है वो तो सीधा हिरन खाता है। ठीक है, तो हिरन जो क्या खाती है, घास खाती है। तो अगर हिरन घास नहीं खाएगी तो हिरन होगी नहीं, तो हिरन नहीं होगी तो शेर को खाना नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स, सिंपलर फॉर्म। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट टू द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने पहले ही बात कर ली है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, क्या जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, इट इज ऑटोट्रॉपिक, सही लिख रहा था, बताइए। तो वो खुद से खाना बनाते हैं। तो खुद से खाना बनाने के लिए वो किन चीजों को यूज करते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 और H2O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं और इन रॉ मटेरियल को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इस्तेमाल करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये है ग्लूकोज। ठीक, तो ये जो ग्लूकोज है और निकलता क्या है इसमें, 6O2 बाहर निकलता है और 6H2O जो है वाटर है वो यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो ये जो ग्लूकोज है अगर ये इमीडिएटली प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं यूज किया जाता तो उसको स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनको फिजिकल फॉर्म में हम किसमें देख सकते हैं, फ्रूट्स में। एनिमल्स में यही ग्लूकोज जो है स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने ये देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है, इन दोनों, ये दोनों रॉ मटेरियल, इन रॉ मटेरियल को लेते हैं। ये H2O रूट से लेते हैं और ये 6CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं। एटमॉस्फेयर से कैसे लेते हैं वो? बाई लीव्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इस पर कैसे लेते हैं वो। इतना समझ में आ गया, वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ऐसे ये निकालते हैं ग्लूकोज। ठीक है, नाउ ये जो लीव्स में, अगर हम लीव्स का क्रॉस सेक्शन करें तो अगर हम एक लीफ है, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप देख सकते हैं, हम एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एडवांस में कुछ पूछना है, एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं 10th तक में। ठीक है, हम उससे ज्यादा ही बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक वैक्सी क्यूटिकल मिलेगा आपको, वैक्सी क्यूटिकल मिलेगा। ये वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिजिकल बैरियर है। ठीक है, फिजिकल डैमेज से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है, ह्यूमन टच से बचाता है, और भी कोई टच है ये जिससे नुकसान पहुंच सकता है प्लांट्स को, उससे बचाता है। ठीक है, इसके बाद हमको मिलती है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस एक मिलेगी लेयर आपको। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे मिलेगी आपको ये भी एपिडर्मिस है, इसमें आपको मिलेगी डॉट्स। ये जो डॉट्स आपको दिख रही हैं ये क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में लाइट एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मैंने फैन बंद रखा है ताकि आवाज न जाए, आप लोगों को क्लियर वीडियो आए। स्वेटिंग टू मच, कोई बात नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये बीच में एयर गैप्स है। इसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस भी इसी तरह होगी, पर लोअर एपिडर्मिस में आपको एक स्पेशल टाइप की स्पेशलाइज्ड सेल मिलेगी जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में एक एपिथेलियल सेल है। ठीक है, एपिडर्मिस, सॉरी, लोअर एपिडर्मिस में एक स्पेशल सेल है एपिडर्मिस में, ये अपर है और ये लोअर है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में आपको मिलेगी एक स्पेशल सेल जिसका नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल को हम और थोड़ा जूम करके बना लेते हैं। ये है गार्ड सेल हमारी, ये किडनी शेप या बीन शेप्ड आप कह सकते हो होती है। ये स्टोमाटल पोर है, ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू जब वाटर पास होता है तो क्या होता है? ये खुल जाती हैं। ठीक है, यहां से कार्बन इनटेक होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये वाटर इनमें से जाना बंद हो जाता है तो क्या होता है? ये सिकुड़ जाती हैं और क्लोज हो जाती हैं, तो स्टोमाटल पोर जो है क्लोज हो जाता है, तो CO2 इनटेक बंद हो जाता है। ठीक है, इस केस में तो ये जो मॉडिफाइड लोअर एपिडर्मिस सेल है ये गार्ड सेल बनाती है। गार्ड सेल स्पेशलाइजेज इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है बाय कंट्रोलिंग द ओपनिंग। ठीक है, इसीलिए जब हम गर्मियों में पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, छाया में खड़े होते हैं, तो वहां क्या होता है? इवापोरेशन की वजह से ठंडी होती है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें से वाटर चैनलाइज हो रहा होता है। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स, जैसे कि अभी हमने बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम 3 भाग में, 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला स्टेप कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे बाय द क्लोरोफिल, हटा दिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरो मतलब होता है कलर, प्लास्ट मतलब होता है प्लास्टिड। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिक। अगर ये व्हाइट होगा या कलरलेस होगा तो क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। ओ गॉड, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। तो आगे चलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट बता दिया आपको। और क्या बचा? गार्ड सेल की कंट्रोलिंग हो गई। ठीक है, तो क्या बच रहा है? कुछ छूट रहा है क्या मुझसे? यही होता है, डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। तो इनके हाँ, पहला स्टेप क्या होता है कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर गई। सेकंड स्टेप में क्या होता है? उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे H2O की स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, जो वाटर इनटेक किया हुआ है, और
जो CO2 होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, इसके पहले जो लिखा था हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम में रिएक्शन, उस रिएक्शन के साथ में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की तरफ में। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिक, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, क्लियर, ओके। तो अब क्या करना है कि वो जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है तो उनने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। ठीक है, किस तरह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से उनका रिलेशन होता है फूड का। ठीक है, अगर हम पहला बना, इसमें जो स्ट्रेटेजीज हम उनको लिख दे रहे हैं और आप उनको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो पहले ये समझ में आ गया ना हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो एनिमल्स अपने से फूड नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं तो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करने के लिए अलग अलग उन्होंने स्ट्रेटेजीज बना रखी है फूड को पाने के लिए। तो उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज के नाम है। ठीक है, तो पहला स्ट्रेटेजी आपकी किताब में लिखा हुआ है, दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म जो है नुकसान में जाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपके बाल में लाइस पड़ जाता है, लीच है, ये सब क्या होता है? आपसे न्यूट्रिशन लेते हैं, आपका नुकसान होता है और उनका फायदा होता है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो होस्ट है जिसका नुकसान हो रहा है वो मरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है प्रीडेशन। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक का नुकसान होगा, एक का फायदा होगा, पर इसमें जो है जो प्रे है उसको मार दिया जाता है और एक आदमी का फायदा हो जाता है। ठीक है, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन। ठीक है, अब आ जाइए म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों का फायदा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं फंजाई, लाइकेन्स। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है वो। ठीक है, उसमें होता क्या है, जो फंजाई है, जैसे एल्गी का रूट्स डेवलप्ड नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं होता, तो वो ग्राउंड से रूट से अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन फंजाई कर सकता है। तो फंजाई क्या करता है? रूट से अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को देता है। एल्गी ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उस रॉ मटेरियल को लेकर के वो फूड प्रिपेयर करता है, और फूड प्रिपेयर करके किसको भी प्रोवाइड करता है? फंजाई को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एक का फायदा होगा और दूसरे को न नुकसान होगा ना फायदा होगा। कॉमेंसलिज्म के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर एक कौवा है वो भैंस के पीठ पे बैठ गया है, तो वो क्या करता है? उसके पीठ पे जो कीड़े मकोड़े उनको खा लेता है। तो इससे क्या होता है? भैंस को फायदा हो जाता है, पर कीड़ा मकोड़ा को वो क्या हुआ? उसको तो नॉर्मल है, वो भैंस से खाए चाहे कहीं से खाए, कीड़ा मकोड़ा वो खा ही रहा है, लेकिन अगर वो भैंस के ऊपर से खा रहा है तो एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। नॉर्मल से वो काम कर रहा है अपना। ठीक है, एक और है, 7 है तो 4 हो गए। पांचवा कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान होता है ना फायदा होता है। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एल्गल ब्लूम। कभी कभी क्या होता है, वाटर बॉडीज में वाटर जो जहां भी वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, जहां कहीं पे पानी है, वहां पर क्या होता है कि न्यूट्रिशन जब एल्गी को ज्यादा मिलने लगता है तो वो रैपिड ग्रोथ कर जाता है। दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। ठीक है, आप इस टर्म को अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं एल्गल ब्लूम, ALGALBLOOM। इसका मतलब क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, उसका तो ना नुकसान हो रहा ना फायदा हो रहा है, उसका काम है ग्रो करना, वो नेचुरल अपना प्रोसेस कर रहा है, बट उसकी वजह से वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो उसको कंज्यूम करने लगता है, और नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स है, वाटर बॉडीज जो है, जैसे फिशेस हैं और भी जो रह रही हैं पानी में, उनको नुकसान होने लगता है, दे स्टार्ट टू डाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है ना, एक को फायदा होगा ना नुकसान होगा। जैसे एक गाय है, काऊ है और स्नेक है, दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं एक दूसरे को, लेकिन कंज्यूम नहीं करते हैं, तो एक दूसरे को ना किसी को नुकसान हो ना फायदा हुआ है। ठीक है, एक और बच रहा है, कंपटीशन बच रहा है। कहाँ लिख दूं मैं? ऊपर लिख दूं?
COMPTITION, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कहोगे कंपटीशन में नुकसान कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आप पहले तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आप जैसे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल की तैयारी में क्या है, सीट एक ही है, आप 2 बच्चे compete कर रहे हो, तो क्या होगा, दोनों को ज्यादा लेबर करना पड़ेगा। अगर एक ही सीट है, एक ही आदमी compete कर रहा होता है, तो क्या होगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम मेहनत में भी क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अगर 2 सीट है तो उसको लगातार कंपटीशन में बने रहने के लिए लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरे वाले को कंपटीशन बने रहने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और दूसरा वाला एक्स्ट्रा एफर्ट करके पहुंचा हुआ है, तो इसलिए दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि ये सिंपली डिपेंड करता है किस पर, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ में, वो किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, अगर कोई इश्यू होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमने पढ़ा था कि एनिमल्स हमारे पास 2 टाइप के, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। ठीक है, इसके बाद मल्टीसेलुलर में हमें बस ह्यूमन का पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना है, एक ऑर्गन का सिक्रेशन के बारे में, कहाँ की क्या चीज डाइजेस्ट हो रही है उसके बारे में। तो यूनिसेलुलर में हमें अमीबा का पढ़ना है, एनसीईआरटी का। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी ही प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, एक अमीबा बना लो, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये स्यूडोपोडिया, यहाँ फूड रख दो, इसको बना दो स्यूडोपोडिया, ये है न्यूक्लियाई, बीच में ग्रेन्यूल्स प्रोटीन डाल दो, ये है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसमें चार स्टेप्स होते हैं। पहला होता है जो है इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर इजेशन। ठीक है, इजेशन। तो इसमें क्या होगा, पहले ये इसको इंजेक्ट करेगा, एक वैक्यूल बनाएगा, इसको फिर यहाँ पे ढेर सारी इसमें केमिकल्स रिलीज करेगा, इसको इसमें एसिमिलेट करेगा, फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा। जब यहाँ तक आ जाएगा, अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया सारा इसका न्यूट्रिएंट्स, अब फिर एक जगह पे जाकर के बबल बस्ट कर जाएगा और ये जो इजेक्ट कर देगा वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, इस तरह से अमीबा जो है न्यूट्रिशन अपना लेता है। तो मेरे ख्याल से मैं यूनिसेलुलर में इतना ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं। अगर कोई और समस्या है तो आप पूछ लीजिएगा वीडियो लेक्चर में, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।